थावे मंदिर के गर्भगृह से चोरी की घटना ने मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था पर भी गहरी चोट पहुंचाई है। हालांकि डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए टीओपी इंचार्ज धीरज कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल है कि हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी आखिर कैसे हो गई। गोपालगंज का थावे मंदिर। जब प्रधानमंत्री गोपालगंज या बिहार आते हैं, थावे मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। जिस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में हो गई चोरी। गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे मंदिर में हुई चोरी न सिर्फ मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि माता पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों की आस्था को भी इससे गहरी चोट पहुंची है। हम लोग काफी आहत है, क्योंकि कानून व्यवस्था इतना होने के बाद भी और बगल में थाना है, उसके बाद भी चोरी हो जाना, ये बहुत ही अब क्या कहा जाए, इसमें बहुत ही दुखद घटना है। मान लीजिए आम लोग भी काफी दुखी है। जब यहाँ इतना सुरक्षा के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो गांव घर में क्या हो। मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मास्क पहने 2 लोग दिख रहे हैं। खुद देखिए, वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक चोर हाथ में दान पत्र लेकर निकल रहा है तो दूसरे के हाथ में लोहा काटने वाला कटर है। बताया जा रहा है इसी कटर से चोर ने मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर चोरी की। जानकारी के मुताबिक मंदिर से चोरों ने सोने का मुकुट, सोने की छतरी, सोने का मांग टीका, सोना चांदी और पैसों से भरा दान पत्र लेकर फरार हो गए। थावे मंदिर में चोरी के बाद हो रही किरकिरी के बाद सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने घटनास्थल की जांच करने के बाद थावे दुर्गा मंदिर के टीओपी इंचार्ज धीरज कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी ने मंदिर की सुरक्षा में लगाए गए 4 सैप जवानों को बर्खास्त करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस केस में हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को कोई रिकवरी का न्यूज और अच्छे न्यूज देंगे। अब घटना हो जाने के बाद पुलिस भले ही जो कार्रवाई करे, पर सवाल अब भी बरकरार है कि घटना होने के बाद ही क्यों जागती है पुलिस। इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे हो गई चोरी? और सबसे बड़ा सवाल, मां के मंदिर में चोरी करने वाले चोर कब पकड़ में आएंगे? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए, आपने देख ली है। अब बात करते हैं कि आखिर थावे मंदिर में चोरी कितनी बड़ी है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको थावे मंदिर के शक्तिपीठ होने के महत्व को समझना होगा। देखिए, आपको यह बता दें कि भारत में सिर्फ 52 शक्तिपीठ है और हिंदू धर्म में शक्तिपीठ की खास जगह है। तो देश के 52 शक्तिपीठ में एक थावे मंदिर भी है और थावे मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर थावे मंदिर का जिक्र भी कर चुके हैं। शक्तिपीठ होने की वजह से ही थावे मंदिर हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर की श्रेणी में भी आता है और यहां पर हाई सिक्योरिटी है। पुलिस की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा का दावा भी किया जाता है इस मंदिर के लिए। अब आइए ये समझते हैं कि थावे मंदिर में हुई चोरी आखिर कितनी बड़ी है। देखिए, हाई सिक्योरिटी के बावजूद मंदिर में चोरी हो जाना, चोर 51 लाख का सोने का मुकुट चुरा ले गए, मंदिर का लॉकर तोड़कर सोने और चांदी के सामान की चोरी कर ली। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर चोरी कैसे हो गई? हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी कैसे संभव थी? और उस वक्त सुरक्षा में जो तैनात जवान थे वो क्या कर रहे थे जब चोरी हुई? थावे मंदिर में चोरी तो आम मंदिर की सुरक्षा आखिर कैसे होगी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पास हो गया है। अब देखिए, बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संसद में जवाब दे रहे थे तब उनके ऊपर बिल की कॉपी फेंकी गई। विपक्ष को जहां महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाए जाने पर ऐतराज है, तो वहीं बीजेपी ने भी कहा कि वो महात्मा गांधी का सम्मान करती है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच वीबीजी रामजी बिल पास हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बिल पेश किया था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वीबीजी रामजी बिल पर विपक्ष का लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में शिवराज सिंह के ऊपर बिल की कॉपियां फेंकी गईं। ये वाकया उस वक्त हुआ जब विकसित भारत जी रामजी बिल पर संसद में जवाब दे रहे थे। विपक्ष जी रामजी बिल को लेकर सरकार पर आक्रामक है। विपक्षी नेता बिल के स्वरूप पर तो सवाल खड़े नहीं कर रहे, लेकिन नाम पर सवाल उठा रहे। मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। एक्रोनिम ढूंढ निकालते हैं, पहला एक्रोनिम और बाद में अधिनियम, पहले एक्रोनिम बाद में नीति। और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। हालांकि वो एक्रोनिम मेरे नाम से जुड़ता है, उसका मैं विरोध करूंगा बाद में। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। विपक्ष नए बिल में महात्मा गांधी का नाम न होने को लेकर विरोध जता रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी को आदर्श बताया है। अब संसद के दोनों सदनों से बिल के पास होने के बाद ये जल्द ही कानूनी शक्ल ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वीबीजी रामजी बिल यानी कि विकसित भारत जी रामजी बिल को आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलने का दावा किया जाता है इस बिल के माध्यम से। और बुआई कटाई 60 दिन के समय पर मजदूर उपलब्ध होंगे और बाकी बचे 305 दिन में 125 दिन काम मिलेंगे। और इसके अलावा मजदूर कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होंगे। वहीं केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी भी होगी। और अगर काम नहीं मिलता है तो काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। और इसके अलावा देखिए, आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी चोरी भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए कि मनरेगा से कितना अलग है ये जी रामजी बिल, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, मनरेगा में दरअसल 100 दिन का रोजगार मिलता था, तो दूसरी ओर इस बिल में वीबीजी रामजी में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान 15 दिन में होता था और नए बिल में हर हफ्ते भुगतान होगा। मनरेगा में 100% खर्च केंद्र उठाता था। अब नए कानून में 10 से 40% राज्यों को उठाना होगा। मनरेगा में देखिए, बुआई और कटाई के समय रोजगार मिलता था और नए कानून में क्या है, बुआई और कटाई के समय नहीं मिलेगा ताकि मजदूर उपलब्ध हों। और वहीं देखिए, ये बदलाव हैं और इसी बदलाव को लेकर के अभी हर तरफ विरोध देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण विवाद पर तीसरी बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई। सवर्ण आयोग ने पल्ला झाड़ लिया है। आयोग ने कहा कि इस मामले पर फैसला राज्य सरकार करे। सवर्ण आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता है। बिहार में भूमिहार जाति को भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण, इसे लेकर गुरुवार को हुई तीसरी बैठक में भी फैसला नहीं हो पाया और विवाद से सवर्ण आयोग ने पल्ला झाड़ लिया। आयोग ने कहा, इस मामले पर फैसला राज्य सरकार करे, सवर्ण आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता। दरअसल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भूमिहार लिखे जाने पर समाज के संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस विवाद पर 21 नवंबर और 8 दिसंबर को 2 बैठकें भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अब तीसरी बैठक में भी सवाल का कोई हल नहीं निकला। जानकार इस विवाद को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए।
प्राचीन इतिहास में अग्रहार भूमि वैदिक संस्थाओं को चलाने वाले ब्राह्मणों को दी जाती थी कि 1901 में जब अंग्रेजों ने सामान्य ब्राह्मण अर्थात पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण और पुरोहिती नहीं करने वाले ब्राह्मण के बीच में भेद किया, तब भी बाभन और भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा का ही उल्लेख हुआ। 1911 के सेंसस रिपोर्ट, 1921 के सेंसस रिपोर्ट, 1931 के सेंसस रिपोर्ट में भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही स्थापित है। तो तीसरी बैठक के बाद भी भूमिहार ब्राह्मण वाले विवाद का समाधान नहीं निकला और सवर्ण आयोग ने एक बार फिर गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भूमिहार ब्राह्मण विवाद से सवर्ण आयोग ने पल्ला देखिए झाड़ लिया है और तीसरी बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई। इस मामले पर देखिए फैसला राज्य सरकार करे, सवर्ण आयोग का ये कहना है। सवर्ण आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता है। तो ऐसे में अब ये समझिए कि क्या है भूमिहार ब्राह्मण विवाद। देखिए बिहार के सरकारी दस्तावेज में केवल भूमिहार लिखा जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण की जगह भूमिहार लिखे जाने पर विवाद हो गया है। अब देखिए जातीय जनगणना की रिपोर्ट में गलत प्रकाशन का यहाँ पर दावा किया गया है। भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण लिखने पर फैसला अटका हुआ है। अब ऐसे में ये पूरा विवाद आखिर क्या है और कब से ये विवाद है, आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए 1881 में देश के पहले कास्ट सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया। तब ब्राह्मण और भूमिहार को वैश्य कैटेगरी में रखा गया था। 1889 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन हुआ और भूमिहारों को वैश्य कैटेगरी में रखे जाने का विरोध किया गया। भूमिहार महासभा की दलील थी कि वो सिर्फ ब्राह्मण है, भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। बंगाल के भद्रलोक ब्राह्मणों ने तब इसका विरोध किया था। बंगाली ब्राह्मणों का तर्क ये था कि भूमिहारों के हल पकड़ने को लेकर के दरअसल ये तर्क था और तर्क था कि भूमि से जुड़े हुए हैं, हल चलाने पर भूमिहार अशुद्ध हो गए और ब्राह्मण नहीं रहे। तो ऐसे में देखिए अब भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक और विरोधी जो हैं उनके तर्क क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक ये कह रहे हैं कि 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, जबकि इसके विरोधी का तर्क ये है कि भूमिहारों का पेशा पुरोहिताई न होकर के खेतीबाड़ी है। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक ये कहते हैं कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है, जबकि इसका विरोध करने वाले ये कहते हैं कि जमीन खेतीबाड़ी से जुड़े होने पर ये ब्राह्मण नहीं रहे, भूमिहार हो गए। तो पूरा मसला ये है।